हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको अपनी पढ़ाई में मदद मिलती रहे। आइए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3। अध्याय का नाम है स्थल रूप एवं जीवन। पार्ट 3 का नाम हमें दिया है स्थल रूप एवं जीवन। आइए इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन क्या है। जो पर्वत के क्षेत्रों में रहते हैं उनकी आय का साधन यानी कि उनके कमाने का साधन क्या है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन है। प्रश्न नंबर 2 है, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है, गोलाकार शीर्ष होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। जो समुद्र तल है, आप मान सकते हैं कि समुद्र तल है। इस समुद्र तल से यहाँ पर कोई पक्षी है जो उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई हमें बतानी है। उसकी ऊंचाई को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे तुंगनता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुंगनता। प्रश्न नंबर 4 है, वर्षण का सामान्य रूप है। वर्षण का सामान्य रूप हमें बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन सी, ओले गिरना। आप सभी ने ओले गिरना देखा होगा, जो बर्फ के रूप में जब बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओले गिरना, या फिर वर्षण का सामान्य रूप है। प्रश्न नंबर 5 है, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है हमें बताना है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 पर हम आते हैं, जो हमसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। क्या पाए जाने वाले क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो उत्तर होगा हमारा केक्टस। ऑप्शन जो है हमारा बी राइट आंसर होगा, केक्टस। आपने देखा होगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, रेगिस्तान, वहाँ केक्टस नाम का पौधा उगता है। प्रश्न नंबर 8 है, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिनमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है। पहाड़ों के बीच का निचला क्षेत्र जहाँ प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है उसे हम क्या कहते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा घाटी। ऑप्शन सी राइट आंसर, घाटी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है हमें बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया जलप्रपात। प्रश्न नंबर 10 है, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। जहाँ मैदानी भूभाग में लोग रहते हैं उनका व्यवसाय नहीं है बताना है हमें। तो उत्तर हमारा हो जाएगा पर्यटन। जो मैदानी भूभाग में रहते हैं उनका पशुपालन कौन सा हो गया, पशु को पालना, कृषि करना, या मत्स्य पालन करना। ऑप्शन जो सी हमारा है वो राइट आंसर रहेगा। वो पर्यटन का काम नहीं करते। पर्यटन का काम कौन करते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर हमें अगला दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें कुछ शब्द ऊपर दिए गए हैं, इन शब्दों को छांटकर नीचे से रिक्त स्थान में सही तरीके से भरना है। पहला रिक्त स्थान हमसे पूछाएगा, पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पेड़ से ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी। तो उत्तर हमारा होगा अरुणिमा सिन्हा ने की थी। आप ऑप्शन में चाहें तो यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर पे हमसे पूछा है, पश्चिमी यूरोप में आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा माउंट ब्लॉक। आप यहाँ पर ऑप्शन बी डाल सकते हैं, खालिस्तान में आप भर सकते हैं माउंट ब्लॉक।
इसके बाद प्रश्न है सी, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना है। अगर पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग का चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना क्या होता है? भूस्खलन होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? भूस्खलन। भूस्खलन, ऑप्शन सी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, भूस्खलन। इसके बाद है डी, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे कहते हैं तिब्बत का जो पठार है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विश्व की छत। क्या बोलते हैं? विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। आप यहाँ पर डाल सकते हैं ऑप्शन डी, विश्व की छत। इसके बाद है दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान कहलाता है। दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संगम कहलाता है। एफ नंबर पे हमें रिक्त स्थान दिया है, सहारा मरुस्थल में स्थित है। सहारा मरुस्थल में क्या स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में, अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ हमसे पूछा यमुना और घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना और घाघरा की सहायक नदी कौन है? गंगा। यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न नंबर एच हमसे पूछा है ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार है। दक्षिण भारत में कौन सा पठार बना है? दक्कन का पठार। आप बोल सकते हैं इसे दक्कन का पठार है। प्रश्न आई, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना कहलाती है। अचानक जो प्रचंड तूफान के साथ, हवा के साथ जो बारिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बादल फटना। क्या होगा? बादल फटना। इसके बाद है पूर्वी अफ्रीका का पठार और के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब हम अगले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न उत्तर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप चैप्टर की PDF चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से फ्री में सभी पार्टों की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने लिखने में आसानी होगी। चलिए आइए हम करते हैं अपने अगले प्रश्न, जहाँ हमें दिए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर एक है गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है हमें बताना है। तो उत्तर है गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। प्रश्न नंबर 2 है आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर है? जो आपका विद्यालय बना है वो कौन सी स्थलाकृति पर बना है? तो उत्तर होगा हमारा विद्यालय की स्थलाकृति कैसी? मैदान है, मैदानी है। आपको पता होगा स्थलाकृति जो होती है वो 3 होती है, एक पर्वत होता है, एक पठार होता है और एक समतल जो सपाट होता है वो क्या कैसा होता है? मैदान। एक है पर्वत, पठार और मैदान। तो जो हमारा विद्यालय बना है वो कैसी स्थलाकृति पर बना है? मैदानी स्थलाकृति पर बना है। प्रश्न नंबर 3 है माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो उत्तर है हमारा समुद्र की सतह का औसत स्तर। इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। समुद्र की सतह का औसत स्तर, औसत स्तर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पर्वतीय जीवों की आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर है पर्वतीय जीवों को आश्रय घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कदराएं से मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कदराएं से मिलता है। प्रश्न नंबर 5 है छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है हमारा छोटा नागपुर का पठार लोह, कोयला और मैग्नीज के भंडार से प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर क्यों प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों हमें दिया है वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती? वर्तमान में जो वर्षा के अलावा सिंचाई खेतों में वो और कौन कौन सी चीज़ों से की जाती है हमें बताना है।
उत्तर है वर्तमान में नहरों के जाल यानी कि नेटवर्क द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 7 है क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है। जो क्रिसमस ट्री है वो आप सभी ने देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी पत्तियां कैसी होती है, बिल्कुल नुकीली सी होती है। जो क्रिसमस ट्री है वो किस प्रकार का वृक्ष का उदाहरण है, तो उत्तर है क्रिसमस ट्री आमतौर पर सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है। कैसा है, शंकुधारी। आपने देखा होगा उसकी जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, शंकुधारी होती है, नुकीली सी होती हैं। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 क्रिकेट खेल खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होती है। क्रिकेट खेल खेलने के लिए कैसी स्थलाकृति की आवश्यकता होती है, तो उत्तर है क्रिकेट खेलने के लिए एक सपाट अंडाकार या गोलाकार मैदान जिस पर घास हो सबसे उपयुक्त होता है। आपने जो क्रिकेट है उसका मैदान देखा होगा, या तो कैसा होता है, एकदम सपाट और होता है, एक अंडाकार में होता है, या फिर एकदम गोलाकार में होता है जिस पर घास हो, वो सबसे उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 9 है सीढ़ी नुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। जो सीढ़ी नुमा कृषि होती है वो कौन से क्षेत्रों में की जाती है, हमें बताना। सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो कहाँ पर की जाती है, तो उत्तर है हमारा सीढ़ी नुमा कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर, पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न नंबर 10 है पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। जो पर्वतीय परिवेश में पाए जाते हैं उन प्राणियों के हमें नाम लिखना है, तो उत्तर है पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम तेंदुए, पहाड़ी बकरियां, लाल पांडा और कई प्रकार की भेड़ और खरगोश शामिल है। कौन कौन है, तेंदुआ है, पहाड़ी बकरी है, लाल पांडा है और भेड़ खरगोश शामिल है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमें दिया है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा है अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित है। आपने देखा होगा जितने भी तीर्थ स्थल मंदिर वगैरह बने हुए वो कहाँ पर बने हुए हैं, नदी के पास में बने हुए। तो क्यों बने हुए हमें बताना है। उत्तर है अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित है क्योंकि नदियों के किनारे धार्मिक स्थल बनाने से लोगों को जल की उपलब्धता, यात्रा में सुविधा और आध्यात्मिक अनुभव में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 2 है पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसमें कृषि नहीं करते, कृषि यानी कि वो फसल नहीं उगाते, उसकी जगह वो क्या करते हैं, पशुपालन। तो कृषि की जगह पशुपालन क्यों करते हैं हमें बताना है। उत्तर हमारा है पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि पर्वतीय ढलानों पर खेती करना मुश्किल होता है और चराई के लिए जमीन का उपयोग करना अधिक लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 3 है पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखे। जो पर्वतीय क्षेत्र पर खेले जा सकते हैं और जो मैदानी क्षेत्र पर खेले जा सकते हैं उन खेलों के हमें नाम बताना है। उत्तर है पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतारोहण, स्नोबोर्डिंग और ट्रेकिंग जैसे खेल लोकप्रिय, जबकि मैदानी क्षेत्रों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और खो खो जैसे खेल अधिक प्रचलित हैं। प्रश्न नंबर 4 है गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है हमारा गंगा नदी का मैदानी भाग भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी और परिवहन के साधनों के कारण कृषि, उद्योग और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रश्न नंबर 5 है विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए। जो विश्व भर के पारंपरिक समुदाय लोग हैं वो पर्वत को एक पवित्र स्थल मानते हैं, क्यों मानते हैं, एक उदाहरण हमें बताना है। तो उत्तर है विश्व के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है तिब्बती लोग जो माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की इसी रूप में पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमें दिया है अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। आपने देखा होगा अपने गांव, कस्बे, शहर में जो भी नदी है वहाँ पर कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं उन्हें हमें बताना है। तो उत्तर है
हमारे आसपास की नदी पर मुख्य रूप से नदी किनारे लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि पूजा, स्नान और अस्थि विसर्जन। प्रश्न नंबर 7 है, पठारों को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? उत्तर है हमारा, पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है, इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। किसका? खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव यानी कि वहाँ पर जो खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पठारों को खनिज का भंडार गृह कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सभी घरों में पंप या बोरिंग, अगर सभी घरों में ट्यूबवेल बोरिंग लगा दी जाए तो जो भूमि जल स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें बताना है। उत्तर है, यदि सभी घरों और खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमि का जल स्तर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे जल स्तर में गिरावट आएगी, कुएं सूख सकते और पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। क्या होगा भाई, जब सभी के घर में अगर बोरिंग वगैरह लग जाएगी तो जो भूमि का जल है वो कहाँ नीचे और अति नीचे चला जाएगा, जिससे सभी जगह पानी की कमी हो जाएगी और कुएं भी सूख जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? हिमालय पर्वत की हमें दो सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताने। यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित और कौन से पड़ोसी देश में, ये भी हमें बताना है। उत्तर है, हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और केटू है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। एक है माउंट एवरेस्ट और एक केटू है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, जबकि केटू पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत की दो चोटी के नाम बताने थे, माउंट एवरेस्ट और केटू है। कहाँ स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पर, और केटू पाकिस्तान और चीन की सीमा पर। प्रश्न नंबर 10 है, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषता है? जो ज्वालामुखी से निर्मित लावा होता है, लावा का पठार होता है, उसकी क्या विशेषता है? उत्तर है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, यही उनकी क्या विशेषता है। प्रश्न नंबर अगला हमें दिया है दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, दीर्घोत्तरी में बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते? जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते? उत्तर है, बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदूषण नदियों पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग बढ़ती है, जिससे नदियां सूखने लगती है और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया है? उत्तर हमारा होगा, मरुस्थलीय पर्यावरण में लोगों ने पानी की कमी, अत्यधिक तापमान और रेतीली मिट्टी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई अनुकूलन किए हैं। उन्होंने पानी बचाने के तरीके सीखे हैं, जैसे कि वर्षा जल का संचय और कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती। प्रश्न नंबर 3 है, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। उत्तर है हमारा ऑप्शन, इसमें मैंने 3 पॉइंट आपको बना के दिए ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी हो। पहला है, पहाड़ों पर चढ़ाई उतराई करना, सकरे रास्ते और खड़ी ढलानें परिवहन और आवागमन को मुश्किल बनाती हैं। दूसरा पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र में पानी, बिजली और भोजन जैसे संसाधनों की कमी हो सकती है। 3 नंबर पे, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पर्वतीय क्षेत्रों में आम है, जो जानवर और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? पर्यटन का जो स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है बताना है। उत्तर है, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यहाँ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण में भी योगदान देता है। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? चित्र सहित समझाइए। उत्तर हमारा हो जाएगा, पर्वत वे भूभाग होते हैं जो आसपास के क्षेत्र में ऊंचे उठे होते हैं। कैसे होते हैं? पर्वत आसपास के क्षेत्र में ऊंचे उठे हुए होते हैं। पठार सपाट शीर्ष वाले ऊंचे भूभाग होते हैं। कैसे होते हैं? पठार सपाट शीर्ष वाले ऊंचे भूभाग होते हैं और मैदान समतल
यह लगभग समतल भूभाग होते हैं। चित्र आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जो यहाँ नीचे मैदान हमें दिया गया है, ये कैसा है, ये मैदान है, इसमें कुछ पर्वत है और कुछ पठार है, और ये हमारी नदी है। इस प्रकार से आप डायग्राम या चित्र बना सकते हैं। आई होप आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।